हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब पड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जिन विद्यार्थियों को मैथ में समस्या हो रही थी, भारत का हो या विश्व का हो, तो एक एक करके डे बाय डे हम इंडिया के सभी पार्ट्स को कवर करेंगे। उसमें फिजिकल को अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से चर्चा करेंगे। आज के मैप में हम इंडिया के विषय में चर्चा करेंगे और इंडिया यानी भारत, भारत के पूरे एक एक खंड को देखेंगे, उसके एक एक भाग पर चर्चा करेंगे। बेसिक इसकी अवस्थिति और विस्तार से आज शुरुआत करेंगे। विश्व में भारत की क्या स्थिति है, एक एक करके इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है मैप, दिख रहा है आपको, ये मैप भारत का है। और बात करें अगर विश्व में भारत की स्थिति की, तो इस तरह से हमें एक ग्लोब देखने को मिलता है और ग्लोब पर ऐसे कुछ रेखाएं खींची रहती हैं। ग्लोब पर इस तरह से कुछ रेखाएं खींची हुई रहती हैं और इन रेखाओं का अपना महत्व होता है, क्योंकि किसी देश को निर्धारित करने, किसी पार्टिकुलर प्लेस को दिखाने के लिए ये रेखाएं ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विश्व के पूरे मानचित्र को इसी तरह से हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, यानी बांटते हैं उसे। ठीक ग्लोब, एक पृथ्वी जो है, ग्लोब की भांति हमने पृथ्वी का ही एक समरूप ग्लोब बना रखा है और पृथ्वी का प्रतिरूप कौन सा प्लेस कहाँ है उस ग्लोब पे दिखा रखा है। तो ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं हैं, एक रेखा देशांतर है और दूसरी रेखा अक्षांश है। ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं ही हमें किसी भी देश की, किसी भी प्लेस की स्थिति को बताने का काम करते हैं। आइए ग्लोब पर एक बार चर्चा करते हैं। पहले बेसिक ग्लोब के विषय में जानते हैं, फिर भारत की अवस्थिति क्या है उसको देखेंगे। तो जो ये ग्लोब है, इस ग्लोब को हमने 4 खंडों में विभाजित किया है। बेसिकली जो जीरो है, इस जीरो रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे ग्लोब को यह रेखा 2 भागों में बांटती है, जिसे हम, एक को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दूसरे को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये 2 गोलार्धों में भूमध्य रेखा इस ग्लोब को बांटती है। ठीक इसी तरह से मैप में अगर बात करें, समक्षेत्रफल मैप या मर्केटर प्रक्षेप की बात करें, तो मर्केटर प्रक्षेप जो नाविक के लिए सबसे उपयोगी होता है, उस पर बात करें इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, तो 0 डिग्री जो ये देख रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच एक प्रयोगशाला है, जो ग्रीनविच एक प्रयोगशाला है जो लंदन में स्थित है। लंदन यानी ब्रिटेन में स्थित है और इस प्रयोगशाला से ही 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, इसलिए इसका नाम भूगोलवेत्ताओं ने ग्रीनविच रखा। इस रेखा के पूर्वी भाग को हम 2 भागों में अगर ग्लोब को देखें, इस तरह से बांटें, तो एक को हम पूर्वी गोलार्ध और दूसरे को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस ग्लोब को 4 भागों में बांटा। एक क्या हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और दूसरा हो गया दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, और फिर पश्चिमी जो उत्तर पश्चिम गोलार्ध हो गया, और फिर दक्षिण पश्चिम गोलार्ध हो गया। बेसिकली ये 4 खंड होते हैं और इन्हीं 4 खंडों में पृथ्वी पर जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी लगभग भारत यहाँ आता है,
क्योंकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, सबसे मेन भूखंड का जो दक्षिण भाग है, इसके बाद बात करें कुछ आइसलैंड है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। यही इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो 6 डिग्री कितना 6 डिग्री 4 मिनट पूर्व 6 डिग्री 4 मिनट क्या है उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इस बात का भ्रम कई बार रहता है कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश क्यों कहते हैं हम। तो ग्लोब पर जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इस 0 डिग्री से जब हम उत्तर जाते हैं, यानी इसके उत्तर 90 रेखाएं खींची गई हैं, 90 तरह की ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें हम 0 से जब उत्तर जाते हैं तो इसे नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश कहेंगे। 0 से जब हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ यानी दक्षिणी पोल पर जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तक के एरिया को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानेंगे, तो ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कही जाएंगी। ठीक हम कहाँ हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो इसलिए जो 6 डिग्री 4 मिनट होगा यह क्या होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। ये तो बात हुई कि भारत के दक्षिणतम बिंदु की। ठीक इसी तरह से भारत का जो मुख्य भूखंड है वहां 8 डिग्री 4 मिनट कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, तो उत्तरी अक्षांश को n से डिनोट कर देंगे हम, पर स्थित है। इसके बाद भारत का उत्तरी पॉइंट जो देखेंगे जो स्थित है, इसका नाम हमने देखा दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट था। दक्षिण मुख्य भूखंड का जो प्लेस है जो पॉइंट है उसका नाम है कन्याकुमारी। लिखते चलें आप एक एक करके कन्याकुमारी। ठीक इसी तरह से उत्तरी भाग में एक पॉइंट है जिसे हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। क्या? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। और इंदिरा कोल जो स्थित है वो 37 डिग्री 6 मिनट कितना 37 डिग्री 6 मिनट याद रहे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये हुआ अक्षांशी विस्तार। भारत का अक्षांशी विस्तार कोई पूछे तो आपको बताना है कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत का अक्षांशी विस्तार है। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे हम इसका देशांतरी विस्तार, यानी भारत के देशांतरी विस्तार के विषय में बात करेंगे। तो हमने बताया था कि 0 डिग्री जो है ये देशांतर रेखा है और इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ से जब हम उत्तर चलते हैं तो कुल 180 लाइनें ऐसे ग्लोब पर खींची गई हैं। 180 इधर और 180 इधर। अगर मार्केटर प्रक्षेप पर देखें तो 0 के बाद 180 खींची गई हैं ईस्ट में और 180 खींची गई हैं वेस्ट में, यानी 180 पूरब में और 180 पश्चिम में। तो 0 डिग्री से हम कहाँ स्थित हैं? भारत की अवस्थिति कहाँ है? पूरब में है। तो हम कहाँ जाएंगे? पूर्वी गोलार्ध में। तो जब पूरब में चलेंगे तो वहां पूर्वी देशांतर इंगित करेंगे। पूरब में चलेंगे तो पूर्वी देशांतर इंगित करेंगे। सबसे ज्यादा जो ये पॉइंट है जिसे हम देख रहे हैं, इस पॉइंट के पास में ही स्थित है सर क्रीक। क्या? सर क्रीक। और इसी सर क्रीक, ये सर क्रीक भारत का पश्चिमी छोर पर सबसे पश्चिमी पॉइंट है। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट अगर कोई पूछे, पश्चिमी स्थान पूछे तो वो है सर क्रीक। और सर क्रीक की जो स्थिति है वो कितना है ये जानना जरूरी है। तो सर क्रीक की स्थिति 68 डिग्री कितना 68 डिग्री 7 मिनट कितना 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट क्या होगा? ईस्ट होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। याद रहे ये बात। इसके बाद देखते हैं भारत के पूर्वी भाग का जो दक्षिणतम बिंदु है इसे हम कहते हैं किवीथु। क्या? किवीथु। और किवीथु जो भारत का सबसे पूर्वी भाग है
पूर्वी बिंदु है तो उसकी अवस्थिति कितना है, देखते हैं 97 डिग्री, कितना 97 डिग्री 25 मिनट, कितना 97 डिग्री 25 मिनट क्या होगा, ईस्ट होगा। तो ये रहा अक्षांशीय विस्तार को हमने जिस प्रकार से देखा था उसी तरह से हमने देखा कि देशांतरी विस्तार क्या होगा। कोई पूछे भारत का देशांतरी विस्तार कितना है तो बिना हिचके ही आपको बता देना है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, कितना 97 डिग्री 25 मिनट तक का जो एरिया है वो क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार है। तो ये रही विस्तार की बात। अब इसकी उत्तर दक्षिण लेंथ भी देखते हैं, लंबाई भी देखते हैं कि कितना अंतर होता है। देखने पर तो भारत लगता है कि चारों तरफ से बराबर है, पर ऐसा नहीं है, उस दूरियों में कुछ अंतर है। तो कितना अंतर है ये देखना है हमें। सबसे पहले उत्तर दक्षिण देखते हैं। मेन भूखंड जो उत्तर दक्षिण है और इसी तरह से मेन जो क्षेत्र है जो पूरब पश्चिम है। तो जो उत्तर दक्षिण है वो है 3214 किलोमीटर और जो पूरब पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर है। कितना 2933 किलोमीटर है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो भारत का विस्तार है वो उत्तर दक्षिण सर्वाधिक है जबकि पूरब पश्चिम कम है। इसके बाद इतना हो गया। फिर एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देशांतरी विस्तार के आधार पर ही भारत में मानक समय का निर्धारण होता है। क्या मानक समय का निर्धारण होता है। हम जानते हैं कि समय का सदुपयोग सबको करना चाहिए, लेकिन भारत में समय का निर्धारण कहाँ से होता है यह जान लेना अति आवश्यक है। तो इसलिए भारत में जो समय का निर्धारण होगा वो भारत के मध्य भाग से, ऐसे कहें कि भारत के मध्य भाग से हमने जो भाग मध्य में है, देशांतर के हिसाब से जो भारत के मध्य से रेखा गुजरती है उस रेखा को हम 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। और ये कैसी रेखा है, पूर्वी देशांतरी रेखा है। ऑप्शन में अगर 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर दे दे तो गलत करके मत आना, उसे लगाना कितना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लगाना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही निर्धारण होता है हमारे मानक समय का। और मानक समय जो निर्धारण होता है, एक प्लेस है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में उस पॉइंट का नाम है नैनी। क्या, नैनी। यह रेखा नैनी से होके, नैनी के पास से होके गुजरती है 82.5 डिग्री। याद रहे तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर मानक समय का निर्धारण होता है। इसके बाद कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है उसे इरेज कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड को। देखिए आगे क्या आता है। आगे भारत के विषय में जो हम पढ़ते हैं उसमें भारत को दो बराबर भागों में, लगभग दो बराबर भागों में, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, कुछ किलोमीटर का अंतर होता है। तो बराबर भागों में बांटने का काम एक रेखा करती है। उस रेखा का नाम जान लेना बहुत जरूरी है और उस रेखा पर कौन कौन से स्टेट स्थित हैं ये भी जान लेना हमें अति आवश्यक है। तो भारत को जो दो बराबर भागों में बांटती है उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या, कर्क रेखा। कोई पूछे तो भारत को दो बराबर भागों में, याद रहे अगर ये कोई क्वेश्चन कर ले कि पूरब पश्चिम में भारत को दो बराबर भागों में कौन बांटता है तो वो होगी 82.5 डिग्री देशांतर। और अगर कोई पूछे कि उत्तर दक्षिण भारत को दो बराबर भागों में कौन बांटता है तो वो होगी कर्क रेखा। और कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अक्सर इनसे प्रश्न जरूर आते हैं तो ये जान लेना इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा सबसे पहले जाने आप, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने,
8 राज्य से होकर गुजरती है। हम एक एक करके क्रम आपको बताते चल रहे हैं, आप लिखते चलें। सबसे पहले यहाँ जो देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं गुजरात। क्या कहते हैं? गुजरात कहते हैं। इसके बाद यहाँ बीच में थोड़ा सा ऐसे आ जाती है, राजस्थान का भाग आ जाता है। तो गुजरात के बाद यह रेखा जो टच करती है वह करती है किससे? देखिए गुजरात हो गया, फिर टच करेगी, नीचे आता है क्या? इसके ऊपर यहाँ है राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट टच होता है, फिर बीच में आता है मध्य प्रदेश का भाग। तो पहले गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, और उसके बाद बीच में आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को टच करने के बाद यह रेखा कहाँ जाएगी? पहुंच जाएगी झारखंड। और झारखंड क्या? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। झारखंड के बाद इधर का जो एरिया है इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ? यहाँ है त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा से होते हुए यह रेखा मिजोरम में जाती है, और मिजोरम के बाद यह रेखा म्यांमार में चली जाती है। तो यानी अगर बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। कोई पूछे सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम या अवरोही क्रम, या कोई पूछे पूरब से पश्चिम, या कोई पूछे पश्चिम से पूरब, तो आपको ये बिल्कुल रट जाना चाहिए कि पश्चिम से कोई पूरब पूछे तो सबसे पश्चिम में यह रेखा किसे टच करती है? तो किसे टच करेगी? गुजरात को। दूसरा अगर कोई पूछे तो मध्य प्रदेश को, तीसरा कोई पूछे तो राजस्थान को, चौथा कोई पूछे तो छत्तीसगढ़ को, और पांचवा कोई पूछे तो झारखंड को, छठा कोई पूछे तो पश्चिम बंगाल को, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ठीक इसी तरह से उल्टा भी हो जाएगा, यानी पूरब से पश्चिम भी हो जाएगा। कभी कभी कुछ एग्जाम्स में इसका सेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सही क्रम में लिखने के लिए दे देता है, तो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम आपको बता देते हैं। पूरब में सबसे पूरब में मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ मध्य प्रदेश। याद रहे मध्य प्रदेश में 2 बार होता है, राजस्थान बीच में आता है, पहले मध्य प्रदेश इधर से भी, और छत्तीसगढ़ के बाद भी मध्य प्रदेश इधर से। तो अगर पूरब से पूछेगा तो पहले मध्य प्रदेश लिख लेना, बाद में राजस्थान लिखना, ये क्रम आपको याद रहे। इसके बाद इसका एक शॉर्ट टर्म भी है, जैसे याद ना हो आपको स्टेट, तो उसके लिए क्या करेंगे? एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार का मतलब क्या होगा? इसमें कौन सी चीजें साइलेंट होंगी? देखिए कौन सी चीजें साइलेंट होगी। सबसे पहले मित्र यानी मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ता से त्रिपुरा, और पा से पश्चिम बंगाल। फिर गमछा में गा को हटा दीजिए, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और रा से राजस्थान। झा से झारखंड, रा से राजस्थान। शायद पूरा हो गया। क्या? गमछा, यहाँ गा है, गा से क्या हो जाएगा? गुजरात। याद रहे गा से गुजरात। मित्र यानी मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, फिर छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड,
और रा से राजस्थान। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको याद ना हो तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ट्रिक का मतलब होता है धोखा, तो आप अपने आप को धोखा ना दें तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप मैप के माध्यम से इसे एक बार अपने माइंड में बैठा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं। महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं कि भारत के दक्षिण भाग में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वो पॉइंट क्या हैं? कुछ आइसलैंड हैं, उनके बीच से कुछ रेखाएं पूछी जाती हैं कि कौन सी डिग्री रेखा किसे डिवाइड करती है, ये जान लेना आपको जरूरी है। तो सबसे पहले जो आपने सुना होगा लक्षद्वीप है। कहाँ है लक्षद्वीप? लक्षद्वीप अरब सागर में है। कहाँ? अरब सागर में है। और भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो पश्चिम में जो अरब सागर है, तो अरब सागर में स्थित है क्या? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है? मिनिकॉय। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से पूछा जाता है कि अलग कौन सी रेखा करती है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन सी डिग्री चैनल पूछा जाता है कि अलग करती है, तो यह है कितना? 9 डिग्री चैनल। याद रहे 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होगा। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। इसी तरह से अंडमान और निकोबार आइसलैंड को भी एक रेखा अलग करती है। कौन सी रेखा है जो अंडमान को और निकोबार को अलग करती है? तो वो चैनल का नाम है 10 डिग्री। कितना? 10 डिग्री अक्षांश रेखाएं। जो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं वो अंडमान को, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार आइसलैंड है, और पूरे को मिला के हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। याद रहे, आगे बता भी देंगे, लेकिन अभी बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक नारकोंडम और एक बैरन। भारत की एक जागृत ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, यह भी एग्जाम में आया हुआ है। तो कोशिश आप ये करें कि इन्हें भी याद करें साथ साथ। चलिए इसके बाद कुछ और बात करेंगे। देखिए मिनिकॉय के बाद कभी कभी एग्जामिनर का मूड खराब होता है तो और नीचे थोड़ा सा चला जाता है और पूछता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो रेखा है, जो डिग्री चैनल है, वो कौन सा चैनल है जो इन्हें अलग करता है? तो उन्हें जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल है। कितना? 8 डिग्री चैनल है। याद रहे ये बात। इसके बाद और कुछ बात कर लेंगे। बात और क्या करेंगे? थोड़ा सा इसके जो चतुर्दिक एरिया है उसके विषय में बात करेंगे। देखिए सबसे पश्चिम में क्या है? यहां तक पाकिस्तान है, फिर थोड़ा सा यहाँ अफगानिस्तान का भी भाग है, फिर चाइना तो है ही, ये पूरा चाइना का एरिया है, इधर म्यांमार है और बीच में यहाँ बांग्लादेश है, ये थोड़े से एरिया में भूटान है और इसी के बीच में चीन से यहाँ नेपाल भी है। तो कुल पूछा जाए कि भारत जो है कुल कितने देशों से सीमा साझा करता है? स्थलीय सीमा अगर पूछा जाए, कुल कितने देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है? तो नंबर 1 याद रखो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। यानी भारत जो स्थलीय सीमा साझा करेगा वो 7 देशों से करेगा। कितना? 7 देशों से। अब 7 देशों में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस देश से सीमा साझा करता है, तो इनका एक क्रम है, उन्हें आप लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहला क्या है, इस बात को जानेंगे कि पहला क्या है। तो पहला है, देखने में तो छोटा लगता है लेकिन पहला वही है। पहला क्या? बांग्लादेश। बांग्लादेश। पूछा जाता है कि पूर्व का पाकिस्तान किसे कहते हैं, तो यह है बांग्लादेश।
और बांग्लादेश की जो सीमा है वो कितना है 4097। याद रखना पॉइंट के बाद भी कुछ है, चलिए हम लिख देते हैं। ये किलोमीटर में है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पर तो आपको पता ही होगा कि भारत का पड़ोसी चीन, और चीन की सीमा कितनी होगी? वो होगी 3488। कितना? 3488 किलोमीटर, यानी 3488 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर पर जो दुश्मन है उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से कुल कितनी सीमा साझा करेगा? तो कितना करेगा? 3328 किलोमीटर। कितना? 3328 किलोमीटर। फिर चौथे नंबर पर कौन आता है? तो आपको पता ही होगा कि चौथे नंबर पर नेपाल आता है। क्या? नेपाल। नेपाल आता है और ये कितना साझा करता है? 1751 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद आता है क्या? पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर पूर्वी भाग में कोई देश है जिसका नाम क्या है? यहाँ म्यांमार। याद रखें, क्या कहेंगे? म्यांमार। और म्यांमार कितना साझा करेगा? 1643 किलोमीटर। फिर छठे नंबर पर कौन आएगा? छठे नंबर पर आएगा एक छोटा सा देश जिसका नाम है भूटान। और भूटान कितना साझा करेगा? 699 किलोमीटर। फिर एक सबसे कम बाउंड्री साझा करने वाला देश जिसे हम कहते हैं अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कितना साझा करेगा? 106 किलोमीटर। तो ये रहे इनके पड़ोसी देश। बात हुई स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश, कौन सबसे टॉप पे है और सबसे कम कौन बाउंड्री साझा करता है। ये अक्सर एग्जाम में आता है, तो आपको याद हो गया होगा भली भांति। आप नोट भी कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए इसके बाद थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे? उसमें हम देखेंगे जलीय सीमा। जलीय सीमा में बात करेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। कौन सबसे कम बनाता है, कौन सबसे ज्यादा बनाता है, बस इतना जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां हमने देखा था, क्या था ये? गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला, केरला के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद क्या आएगा? उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आएगा पश्चिम बंगाल। तो कुल कितने हो गए? चलिए काउंट करते हैं। 1 2, यानी गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा 8 और एक पश्चिम बंगाल 9। अब कोई पूछे तो आप बिल्कुल आंख बंद करके और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत क्या कह देंगे? कितने राज्य हैं जो स्थलीय जलीय सीमा बनाते हैं? तो उनका नाम है 9 राज्य। अगर कौन कौन पूछे तो हमने बता दिया कि पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ। कभी कभी एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा खराब होता है तो वो पूछ लेता है, क्या पूछता है? कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो पूर्वी, क्या भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो पूरब में जलीय सीमा निर्धारण करते हैं, भारत के पूर्वी भाग में जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो कितने हो गए? 4। अब 4 का नाम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक इसी तरह से पश्चिम में कितने होंगे? 5। तो इससे भी एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब पूछेगा क्या? वो पूछता है कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है। और सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात। क्या है? गुजरात। और सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कोई पूछे तो वो है गोवा। क्या है? गोवा। फिर
इतनी बातें हो गई राज्य को लेकर, जलीय सीमा को लेकर। अब पूछा जाए कौन सा जलीय देश है, कौन सा जो सबसे जलीय सीमा तो नहीं बनाता, लेकिन पड़ोसी जो समुद्री सागरीय जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे कौन से हैं? तो सबसे जो पड़ोसी देश है सागरी वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। दूसरा पड़ोसी देश है मालदीव। क्या है? मालदीव। तो इस तरह से ये भी याद रखें आप। इसके बाद इतनी सारी बातें हो गई हैं, फिर कुछ और बातें हैं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक इसके बचे हुए जो पार्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ऐसी शिकायत हमें मिल रही है, तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।